नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही अहम हिस्से पर बात करने वाले हैं। भाग 6 जी, जो राज्यों के बारे में है। हाँ, अनुच्छेद 152 से 237 तक। ये पूरा हिस्सा हमें समझाता है कि हमारे राज्य मतलब उनकी सरकारें कैसे काम करती हैं। बिल्कुल, राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री, विधानसभा, हाईकोर्ट, सब कुछ इसी में आता है। सही। तो आज कोशिश ये रहेगी कि ये समझा जाए कि एक राज्य का पूरा सिस्टम वो असल में चलता कैसे है। और ये जानकारी मेरे ख्याल से हर किसी के लिए जरूरी है जो राज्य के शासन को समझना चाहता है। बिल्कुल। तो भाग 6 जिसे राज्य कहा गया है, इसकी बनावट सुना है काफी हद तक केंद्र सरकार जैसी है। हाँ, ये काफी दिलचस्प बात है। एक तरह से ये उसी मॉडल का छोटा रूप है राज्य के स्तर पर। मतलब जैसे केंद्र में राष्ट्रपति वैसे राज्य में राज्यपाल। बिल्कुल। और जैसे वहाँ संसद है, यहाँ राज्य में विधानमंडल। सुप्रीम कोर्ट की जगह यहाँ हाई कोर्ट। अच्छा, तो ये एक तरह का मिनी ढांचा हुआ। हाँ, कह सकते हैं। शायद मकसद यही था कि देश भर में शासन का एक जैसा, एक सुसंगत तरीका बना रहे। ये समानता वाकई गौर करने लायक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं राज्य की कार्यपालिका से, एग्जीक्यूटिव। जी, इसमें कौन कौन मुख्य हैं और असली पावर किसके पास होती है? संविधान तो कहता है हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। हाँ, अनुच्छेद 153 और उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 155 के तहत। तो सुनने में तो लगता है कि राज्यपाल ही राज्य के मतलब मुखिया हैं। हाँ, कागजों पर देखें तो अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की सारी कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में ही होगी। लेकिन हमेशा एक लेकिन होता है। हाँ, यहाँ एक बड़ा लेकिन है। असल में अनुच्छेद 163 ये साफ कहता है कि राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। अच्छा। और ज्यादातर काम राज्यपाल इसी सलाह पर करते हैं। तो उनकी भूमिका वो ज्यादातर एक संवैधानिक या कह लीजिए औपचारिक प्रमुख की है, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति की। बिल्कुल। हाँ, कुछ अपवाद है, कुछ विवेकाधीन शक्तियां हैं राज्यपाल के पास जहां वो बिना सलाह के भी काम कर सकते हैं। उन पर शायद बाद में बात हो। ठीक है। तो फिर राज्य चलाने की असली चाबी किसके पास है? मतलब जाहिर है मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट। बिल्कुल सही। अनुच्छेद 164 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो राज्यपाल करेंगे। हाँ, पर ये कोई अपनी मर्जी से नहीं। संसदीय लोकतंत्र का जो सिद्धांत है कि जिसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो, राज्यपाल उसी नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर। और यही मंत्री परिषद, यही कैबिनेट असल में नीतियां बनाती है, प्रशासन चलाती है। अच्छा, तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच काम का तालमेल कैसे रहता है? मतलब क्या मुख्यमंत्री की कोई जिम्मेदारी बनती है राज्यपाल को जानकारी देने की? हाँ, बिल्कुल बनती है। अनुच्छेद 167 है इसके लिए। वो कहता है कि ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वो मंत्री परिषद के सभी फैसलों की जानकारी राज्यपाल को दें। और प्रशासन से जुड़ी बातें भी। हाँ, प्रशासन से जुड़ी बातें भी। और अगर राज्यपाल कोई खास जानकारी मांगे तो वो देना भी मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। इसी ये होता है कि राज्यपाल भले ही रोजमर्रा के फैसले ना ले, पर राज्य में क्या चल रहा है इससे वो पूरी तरह वाकिफ रहते हैं। तो संक्षेप में कार्यपालिका में राज्यपाल हुए संवैधानिक हेड और सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुए रियल एग्जीक्यूटिव। एकदम सही कहा आपने। चलिए, ये तो स्पष्ट हुआ। अब आते हैं कानून बनाने वालों पर। अगर कार्यपालिका का काम कानूनों को लागू करना है तो बनाता कौन है? राज्य विधानमंडल, लेजिस्लेचर। जी बिल्कुल। इसकी बनावट कैसी है? हर राज्य में एक जैसी है या कुछ फर्क भी है? सुना है कहीं कहीं 2 सदन भी होते हैं। हाँ, आपने सही सुना है। हर राज्य में एक सदन तो होता ही है, विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके सदस्य सीधे जनता चुनती है। लेकिन हाँ, कुछ बड़े राज्यों में एक दूसरा सदन भी होता है जिसे विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। अच्छा। संविधान का अनुच्छेद 168 यही कहता है कि विधानमंडल में राज्यपाल होंगे और राज्य के हिसाब से 1 या 2 सदन। और ये जो विधानसभा है इसका साइज किस आधार पर तय होता है? वो मुख्यतः राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है, अनुच्छेद 70 के अनुसार। पर आमतौर पर सदस्य संख्या 60 से कम और 500 से ज्यादा नहीं होती। ठीक है। और ये दूसरा सदन विधान परिषद, ये क्यों होता है और इसके सदस्य कैसे चुने जाते हैं? ये थोड़ा पेचीदा लगता है। हाँ, इसकी व्यवस्था थोड़ी अलग है।
इसके सदस्य वो सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते। तो फिर कैसे? इसमें कई तरह से सदस्य आते हैं। कुछ को राज्य के शिक्षक चुनते हैं, कुछ को स्नातक, कुछ को स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका या जिला बोर्ड। अच्छा, काफी अलग अलग स्रोत हैं। जी, और कुछ सदस्य विधानसभा के सदस्य चुनते हैं और फिर कुछ सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। मनोनीत किन लोगों को? ऐसे लोगों को जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन या समाज सेवा का विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। तो इसका मकसद शायद यह है कि अलग अलग फील्ड के अनुभवी लोग भी विधानमंडल में आ सके। हाँ बिल्कुल, जो शायद सीधे चुनाव न लड़ना चाहें या न जीत पाएं। ये एक तरह से विचार विमर्श को और गहरा बनाने की कोशिश है। पर यह व्यवस्था, जैसा मैंने कहा, सिर्फ कुछ ही राज्यों में है। दिलचस्प है ये। अब कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसमें राज्यपाल की क्या भूमिका रहती है? क्या वो सिर्फ आखिर में साइन करते हैं? नहीं, उनकी भूमिका काफी अहम है। पहली बात, जैसे हमने कार्यपालिका में देखा था, वो विधानमंडल का अभिन्न अंग है। हाँ। अनुच्छेद 174 के तहत वही विधानमंडल का सत्र बुलाते हैं, सत्रावसान करते हैं और चाहे तो विधानसभा को भंग भी कर सकते हैं। विधान परिषद को नहीं? नहीं, विधान परिषद एक स्थायी सदन है, वो भंग नहीं होता। राज्यपाल विधानमंडल को संबोधित भी करते हैं, जैसे साल के पहले सत्र की शुरुआत में। सरकार की नीतियों के बारे में बताते होंगे? जी, और फिर जब कोई बिल यानी विधेयक दोनों सदनों से या जहां एक ही सदन है वहां उससे पास हो जाता है, तब वो राज्यपाल के पास जाता है। अब तब राज्यपाल क्या कर सकते हैं? तब अनुच्छेद 200 लागू होता है। राज्यपाल के पास कुछ विकल्प होते हैं। पहला, वो बिल को मंजूरी दे दें, तब वो कानून बन जाता है। ठीक है। दूसरा, वो मंजूरी रोक सकते हैं। तीसरा, वो बिल को, अगर वो मनी बिल नहीं है, पुनर्विचार के लिए वापस विधानमंडल को भेज सकते हैं। अच्छा, वापस भी भेज सकते हैं? हाँ, और एक चौथा बहुत महत्वपूर्ण विकल्प है, वो किसी बिल को राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित रख सकते हैं। राष्ट्रपति के लिए? किन मामलों में? खासकर अगर उन्हें लगे कि वो बिल हाईकोर्ट की शक्तियों को कम कर रहा है या संविधान के किसी प्रावधान के या केंद्र के किसी कानून के खिलाफ जा रहा है। समझ गया। तो कानून बनने का रास्ता हुआ, बिल आया, सदनों में पास हुआ, फिर राज्यपाल की सहमति मिली या कुछ मामलों में राष्ट्रपति की, तब जाकर वो राज्य का कानून बना। बिल्कुल, ये पूरी प्रक्रिया एक तरह से चेक और बैलेंस का काम करती है। सही कहा। अच्छा, यहां एक सवाल है। मान लीजिए विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा, छुट्टी है, लेकिन अचानक कोई इमरजेंसी आ गई, कोई जरूरी कानून बनाना पड़ गया, तब क्या अगले सेशन का इंतजार करना होगा? नहीं, ऐसी स्थितियों के लिए भी संविधान में व्यवस्था है। अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213? जी। ये क्या कहता है? ये राज्यपाल को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति देता है। अध्यादेश, ये क्या होता है? ये एक तरह का अस्थायी कानून होता है। राज्यपाल इसे तब जारी कर सकते हैं जब विधानमंडल सत्र में ना हो और उन्हें लगे कि हालात ऐसे हैं कि फौरन कार्रवाई जरूरी है। अच्छा, ये बिल्कुल कानून जैसा ही काम करता है। हाँ, इसकी शक्ति और प्रभाव बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा विधानमंडल द्वारा पास किए गए कानून का होता है, लेकिन ये अस्थायी होता है। तो ये एक तरह की इमरजेंसी पावर हुई राज्यपाल के? ये राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति जैसी है। हाँ, काफी मिलती जुलती है। जैसे केंद्र में अनुच्छेद 113 राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है, वैसे ही राज्यों में अनुच्छेद 213 राज्यपाल को। लेकिन इस पर कोई रोक टोक, कोई सीमाएं भी होंगी? हाँ बिल्कुल। सबसे पहली बात, जैसे ही विधानमंडल का अगला सत्र शुरू होता है, इस अध्यादेश को उसके सामने रखना पड़ता है। और फिर अगर विधानमंडल उसे पास कर देता है तो वो स्थायी कानून बन जाता है। लेकिन अगर विधानमंडल उसे नामंजूर कर दे या सत्र शुरू होने के 6 हफ्तों के अंदर पास न करे तो वो अध्यादेश अपने आप खत्म हो जाता है। 6 हफ्ते सत्र शुरू होने के बाद? जी। और एक और बात ध्यान देने वाली है, कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर अगर राज्य विधानमंडल कानून बनाना चाहे तो पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी पड़ती है। ऐसे विषयों पर राज्यपाल राष्ट्रपति के निर्देश के बिना अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। तो यहाँ भी केंद्र और राज्य के बीच एक संतुलन है। बिल्कुल, ये फिर से वही संघीय ढांचे का सिद्धांत दिखाता है। ठीक है, ये समझना जरूरी था कि जरूरत पड़ने पर कानून बनाने का रास्ता बंद नहीं होता है। चलिए, अब कार्यपालिका और विधायिका के बाद राज्य के तीसरे स्तंभ पर आते हैं, न्यायपालिका, जुडिशरी। जी। राज्य में न्याय व्यवस्था की सबसे ऊंची अदालत कौन सी होती है? वो होती है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट।
अनुच्छेद 214 कहता है कि हर राज्य के लिए एक हाईकोर्ट होगा। हर राज्य के लिए एक? हाँ, पर इसमें एक लचीलापन भी है। संसद कानून बनाकर 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए या किसी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक साझा हाईकोर्ट भी बना सकती है। अच्छा, जैसे पंजाब और हरियाणा का एक ही है चंडीगढ़ में। बिल्कुल सही उदाहरण दिया आपने। और इन हाई कोर्ट्स में जजों की नियुक्ति कौन करता है? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति? राज्य के मामले में भी? जी हाँ, लेकिन इस प्रक्रिया में वो भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI और उस राज्य के राज्यपाल से सलाह मशवरा करते हैं। अच्छा। और अगर मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी और जज की नियुक्ति हो रही हो तो उस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह ली जाती है। ये एक पूरी प्रक्रिया है। इससे शायद न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहती होगी। बिल्कुल, यही मकसद है। अब हाई कोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? क्या ये सिर्फ निचली अदालतों से आई अपीलें सुनता है? अपील सुनना तो एक महत्वपूर्ण काम है ही, लेकिन शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शक्ति जो हाईकोर्ट के पास है वो अनुच्छेद 226 में दी गई है। अनुच्छेद 226? इसमें क्या खास है? ये हाई कोर्ट को मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स और अन्य कानूनी अधिकारों को लागू करवाने के लिए निर्देश, आदेश या रिट्स जारी करने की जबरदस्त शक्ति देता है। रिट्स ये क्या होती हैं? ये एक तरह के विशेष न्यायिक आदेश होते हैं जो कोर्ट तब जारी करता है जब किसी के अधिकारों का हनन हो रहा हो या कोई सरकारी संस्था अपना काम ठीक से न कर रहे हो। अच्छा। कौन कौन सी होती हैं ये रिट्स? कुछ नाम बता सकती हैं? हाँ जरूर। मुख्य रूप से 5 तरह की रिट्स हैं। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। मतलब शरीर को प्रस्तुत करो। बिल्कुल। अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा है तो कोर्ट यह आदेश दे सकता है। दूसरी है परमादेश, मैंडेमस, मतलब हम आदेश देते हैं। ये किसी सरकारी अधिकारी या संस्था को उनका कानूनी कर्तव्य करने का आदेश देती है। तीसरी है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। ये निचली अदालत को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकती है। चौथी है उत्प्रेषण, सर्शुररी। ये भी निचली अदालत के लिए है। अगर उन्होंने कोई गलत फैसला दिया है या अधिकार क्षेत्र लांघा है तो हाईकोर्ट मामला अपने पास मंगा सकता है या फैसला रद्द कर सकता है। और पांचवी है अधिकार पृच्छा, क्यू वारंटो, मतलब किस अधिकार से। अगर कोई गलत तरीके से किसी सरकारी पद पर बैठ गया है तो कोर्ट पूछ सकता है कि वो किस हक से वहां है। बाप रे, ये तो वाकई बहुत शक्तिशाली उपकरण है। जी हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी नागरिक को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो सीधे हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, वो सीधे अपने राज्य के हाई कोर्ट जा सकता है। यही अनुच्छेद 226 की सबसे बड़ी खासियत है। ये हाई कोर्ट को राज्य में न्याय का प्रहरी और मौलिक अधिकारों का संरक्षक बनाती है। इसके अलावा भी हाई कोर्ट के पास कोई खास शक्ति है? हाँ, एक और महत्वपूर्ण शक्ति है अनुच्छेद 227 के तहत। इसके अनुसार हाईकोर्ट को अपने राज्य की सभी निचली अदालतों और ट्रिब्यूनलों पर अधीक्षण यानी सुपरविजन की शक्ति हासिल है। सुपरविजन मतलब वो उनके कामकाज पर नजर रख सकता है, उनके लिए नियम बना सकता है, उनसे रिकॉर्ड्स मंगवा सकता है। एक तरह से हाईकोर्ट राज्य की पूरी न्याय व्यवस्था का मुखिया है। समझ गया। अब हाई कोर्ट के नीचे की अदालतों की बात करते हैं, जिन्हें हम आमतौर पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट कहते हैं। उनके बारे में संविधान क्या कहता है? उनके बारे में प्रावधान अनुच्छेद 233 से 237 तक दिए गए हैं। इन्हें अधीनस्थ न्यायालय यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कहा जाता है। इनमें सबसे सीनियर कौन होता है? इनमें सबसे वरिष्ठ होते हैं जिला न्यायाधीश यानी डिस्ट्रिक्ट जज। अनुच्छेद 233 कहता है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनकी पोस्टिंग और प्रमोशन ये सब राज्यपाल करेंगे, लेकिन राज्य के हाईकोर्ट की सलाह से। हाईकोर्ट की सलाह से, ये जरूरी है। बहुत जरूरी है। और जो जिला जज से नीचे के स्तर के न्यायिक अधिकारी होते हैं, जैसे सिविल जज या मजिस्ट्रेट, हाँ, उनकी भर्ती कैसे होती है? उनकी भर्ती के लिए नियम राज्यपाल बनाते हैं, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग यानी स्टेट PSC और हाई कोर्ट की सलाह से। और अनुच्छेद 235 एक बहुत अहम बात कहता है। क्या? वो ये कि जिला अदालतों और उनसे नीचे की सभी अदालतों पर नियंत्रण, मतलब उनकी पोस्टिंग, प्रमोशन, छुट्टी वगैरह, ये सब हाई कोर्ट के हाथ में होगा। अच्छा, तो पूरा कंट्रोल हाई कोर्ट का रहता है निचली अदालतों पर? जी, ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बिल्कुल निचले स्तर तक ले जाता है। तो ये पूरा ढांचा है हाई कोर्ट से लेकर सबसे नीचे की मुंसिफ कोर्ट तक, जो ये सुनिश्चित करता है कि न्याय सिर्फ बड़े शहरों तक ना रहे बल्कि आम आदमी तक पहुंचे।
हाँ, ये पूरी चेन, ये लिंकेज समझना बहुत ज़रूरी था। बहुत अच्छे से ये सारी कड़ियाँ समझ में आ गईं। तो अगर हम भाग 6 के इस पूरे विश्लेषण को संक्षेप में देखें। जी, सबसे पहले हमने राज्य की कार्यपालिका अनुच्छेद 153-167 को देखा। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक प्रमुख। फिर विधानमंडल अनुच्छेद 168-212, विधानसभा और कुछ राज्यों में विधान परिषद जो कानून बनाते हैं और उसमें राज्यपाल की अहम भूमिका। सही। फिर हमने राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति अनुच्छेद 213 को समझा। जब विधानमंडल सत्र में ना हो तब अस्थायी कानून बनाने का तरीका। जी। फिर न्यायपालिका में सबसे ऊपर उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214-231, मौलिक अधिकारों का रक्षक, रिट जारी करने की महत्वपूर्ण शक्ति और निचली अदालतों पर नियंत्रण। बिल्कुल। और आखिर में अधीनस्थ न्यायालय अनुच्छेद 233-237, जिला और निचली अदालतें जो न्याय को जमीनी स्तर तक पहुंचाती हैं। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। ये पूरा भाग 6 यही दिखाता है कि कैसे हमारी राज्य सरकारें अपने आप में एक पूर्ण शासन व्यवस्था की तरह काम करती हैं, लेकिन साथ ही वो केंद्र सरकार और संविधान के जो बड़े सिद्धांत हैं उनके साथ तालमेल बिठाकर चलती हैं। यही शायद भारत के संघीय ढांचे, फेडरल स्ट्रक्चर की खासियत है। बिल्कुल, शक्तियों का साफ बंटवारा है, लेकिन साथ में सहयोग और सामंजस्य की भी व्यवस्था है। ये ढांचा राज्यों को अपनी ज़रूरतें पूरी करने की आज़ादी देता है, लेकिन देश की एकता और अखंडता को भी बनाए रखता है। तो ये थी हमारी आज की गहरी पड़ताल भारतीय संविधान के भाग 6 पर। यह समझना वाकई अहम है कि कैसे संवैधानिक ढांचा हमारे राज्यों को प्रभावी ढंग से चलाने में मदद करता है। हाँ, और जैसा कि कहा भी जाता है और आपके स्रोत में भी इशारा था कि मजबूत राज्य ही एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। संविधान का ये भाग वो इसी सोच को दर्शाता है। बिल्कुल, ये संतुलन, ये बैलेंस ही कुंजी है। चलते चलते बस एक विचार और मन में आ रहा है। हमने राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का जिक्र किया था, है ना? हाँ, वो स्थितियां जहां वो मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य नहीं है। जी, जैसे त्रिशंकु विधानसभा में मुख्यमंत्री किसे बनाना है, या किसी बिल को राष्ट्रपति के लिए भेजना, या फिर राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। ये शक्तियां कितनी व्यापक हैं। क्या ये कभी कभी केंद्र और राज्य के रिश्तों में तनाव पैदा करती हैं, खासकर तब जब दोनों जगह अलग अलग दलों की सरकारें हों? ये एक बहस का मुद्दा रहा है। बिल्कुल। राज्यपाल की भूमिका क्या है? सिर्फ राज्य का संवैधानिक प्रमुख, या कहीं ना कहीं केंद्र का प्रतिनिधि भी? शक्तियों का ये बंटवारा जो कागज पर इतना स्पष्ट दिखता है, क्या व्यवहार में जमीन पर भी उतना ही स्पष्ट रहता है? सोचने वाली बात है। हाँ, ये सवाल शायद हमारे लोकतंत्र की जटिलताओं और उसकी जीवंतता को ही दिखाते हैं। इन पर लगातार सोचने मनन करने की जरूरत बनी रहती है।